अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दो साए रात की तारीकी में एक खेमे की जानिब बढ़ रहे थे। ये एक खासी बड़ी बस्ती थी जिसमें खेमों की लंबी चौड़ी कतारें मौजूद थीं। कई खेमों के दरवाज़ों पर नुस्ब बांसों पर मशलें रोशन थीं। बस्ती पर नीम तरीकी सी छई हुई थी। बस्ती के वस्त में एक बड़े अस्तबल में मौजूद घोड़े बंधे ऊँग रहे थे। सर्द मौसम में बस्ती के लोग खेमों के अंदर दबके पड़े नींद के मज़े लूट रहे थे। बस्ती में चूंकि वारदात या चोरी चकारी की नौबत कभी नहीं आती थी, इसलिए वहाँ कोई चौकीदार या मुहाफ़िज मुकर्रर नहीं किया गया था। दो सैयों ने आपस में कोई मखसूस इशारा किया और वो एक खेमे की जानिब तेज़ी से बढ़ गए। ये खेमा दूसरे खेमों से कदरे मुख्तलिफ दिखाई दे रहा था। कपड़े के अलावा इसके चारों जानिब लोहे की मोटी मोटी जंजीरें लिपेटी गई थीं। शायद कोई अहम चीज़ मौजूद थी जिसकी हिफाजत का खास ख्याल रखा गया था। एक साई ने अपने कंधे से थैला उतारा और उसमें से एक बड़ी कैंची निकाली। ये एक खास किस्म की कैंची थी जिससे तलवारों को ढलने से पहले टुकड़ों में तब्दील किया जाता था। अमूमन ऐसी कैंचियां लोहारों या शमशीर घरों के पास हुआ करती थीं। दूसरा साया कैंची देकर अपने गिरदो पेश का जायजा लेने लगा। हर जानब खामोशी का राज पाकर उसने सरस बात में हिलाया। पहले साय ने तेजी से कैंची जंजीर पर रखी और उसके ऊपर मोटा सा कपड़ा लिपेट दिया और जोर लगाने लगा। वो बेहद मोहताज दिखाई दे रहा था। कनाक की मध्यम सी आवाज़ आई और जंजीर कटकर दो टुकड़े हो गई। आवाज़ बेहद धीमी थी। ये उसकी महारत का कमाल था कि उसने कैंची से लोहा काटा और आवाज़ को दबा डाला। खबरदार रहना, कोई आवाज़ सुनो तो मुझे घुटना लगा देना। पहले सही की धीमी आवाज़ उभरी। हाँ हाँ, तुम अपना काम तेज़ी से मुकम्मल करो, मुझे सब अंदाज़ा है। दूसरे ने नागवारी से जवाब दिया। चंद ही सहतों में उसने भारी भरकम जंजीरों का जाल काट कर रख दिया। अब वो दोनों मोहतात अंदाज से जंजीरों को अतराफ में खिसका रहे थे कि शायद किसी किस्म का शोर पैदा न हो। इस काम से फरागत के बाद एक साय ने खेमे के अंदर झांका। वहाँ मुकम्मल अंधेरा था। उसने हाथों से ठो लगाई। उसे वहाँ लकड़ी के ताबूत जैसी कोई चीज़ महसूस हुई। उसने उसके चारों जानब छुआ। वो खेमे की ज़मीन के बराबर का बड़ा डब्बा था जिसमें एक जानब से खला था। उसने झुककर खला में झांका। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने अपने साथी से इस बाबत बात की तो वो कोई जवाब नहीं दे पाया। तुमने पूरी तरह छानबीन तो कर ली थी कि यही खेमा है? पहले साय ने मुड़कर उससे पूछा। ये पूछने का भला कोई वक्त है? चलो जल्दी करो, वो यकीनन इस ताबूत के अंदर होगा। उसे जल्दी बाहर निकालो। दूसरा साया चिढ़कर बोला। तुम बाहर का ख्याल रखना, मैं ज़रा अच्छी तरह अंदर देख लूँ। पहले साय ने तहम्मुल से जवाब दिया और वो ताबूत के अंदर रेंगता हुआ दाखिल हो गया। ताबूत के फर्श पर सेलन ज़दा कालीन मौजूद था जिसमें से नागवार सी बू उठ रही थी। उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए अपना नाक सकोड़ा। वो ताबूत की ज़मीन पर तेज़ी से हाथ चला रहा था जैसे वहाँ उसके लिए कुछ पड़ा हो। अचानक वह चौंक पड़ा। उसका हाथ किसी गठड़ी से जा टकराया था। उसने फुर्ती से उस गठड़ी को टटोलना शुरू कर दिया। दूसरे ही लम्हे गठड़ी में कुछ हरकत हुई और मोटे कंबल में लिपटी हुई वो चीज़ उठ बैठी। कौन है? एक कांपती हुई तेज आवाज़ फिजा में गूंजी। खामोश, तुम मुसलमान हो ना? हाँ, मगर तुम कौन हो? आवाज़ अब कदरे संभलती हुई महसूस हो रही थी। दोस्त, बस अब जल्दी से बाहर निकलो। मगर मेरे पाँव में तो बेड़ियाँ हैं। कोई बात नहीं, तुम ज़रा खिसे कर दरवाजे की जाने बढ़ो, मैं इनका इंतज़ाम किए देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ। पहला साया ताबूत से बाहर निकलकर तेज़ी से खेमे के दरवाजे की जाने बढ़ा। उसने गर्दन बाहर निकाली तो दूसरे ने पूछा, क्या रहा? वो अंदर ही है, मगर पाँव में बेड़ियाँ हैं। उसने सरगोशी में बताया। देर न करो, जल्दी उन्हें काटो। वो गुर्राया। वही तो करने जा रहा हूँ, उसने मुंह बसोर कर जवाब दिया और बड़ी कैंची हाथ में पकड़कर वापस अंदर लौट गया। ताबूत में मौजूद कैदी काफ़ी हद तक बाहर निकल आया था और जैसे कि दरवाजे के करीब पहुंच गया था। काफ़ी हिम्मत वाले लगते हो। उसकी बात सुनकर कैदी बेबसी में मुस्कराया। नौवारद ने बड़ी महारत से उसकी बेड़ियां काट दी और उसे करीबन घसीटता हुआ नीचे से बाहर ले आया। दूसरे ने जब कैदी को बाहर निकलते देखा तो वो बेताबी से अपने गिर्द का जायजा लेने लगा। उसने लम्हा भर में चारों तरफ को अपनी बारीक भी निगाह से खंगाल डाला
और कैदी को खींचकर खेमे से मुकम्मल तौर पर बाहर निकाल लिया। दूसरे लम्हे उसका साथी भी बाहर निकल आया। इसे कंधे पर उठाना पड़ेगा, यह चलने के काबिल नहीं है। पहले ने सरगोशी की, कंधे पर उठाना मुनासिब नहीं। मेरा ख्याल है कि इसे यूं ही घसीटते हुए बस्ती से बाहर ले चलें, वहाँ घोड़े पर डाल देंगे। न ढाल वैसे ही है, जख्मी हो जाएगा। आज़ादी के लिए इतनी कीमत तो चुकाना ही पड़ेगी। दूसरे ने कंधे उचकाए। तुम दोनों फजूल बहस में मत पड़ो, मैं घिसट कर भी चलने को तैयार हूँ। कैदी ने नहीफ आवाज में कहा। चलो, मजीद देर करना खतरे का बायस होगा। उन दोनों ने कैदी के बाजों को दबोचा और करीबन उसे घसीटते हुए लेकर चलने लगे। वो दबे कदमों खुद भी बिल्ली की माने झुके झुके चल रहे थे। उनकी हत्ताउल इम्कान कोशिश यही थी कि कहीं वो रोशनी की जद में न आ जाएं। वो तरीके में होते हुए बस्ती से बाहर निकले। बस्ती से कुछ ही दूर उनके 3 घोड़े बंधे हुए थे। उन्होंने कैदी के बाजू छोड़ दिए। कैदी आप अपने बाजू दबाने लगा। झुक झुक कर चलने से तो मेरी कमर में दर्द होने लगी है। एक गहरा सांस लेकर बोला, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम इस वक्त दुश्मन के इलाके में मौजूद हैं। रोशनी फैलने से पहले पहले हमें यहाँ से काफ़ी दूर निकल जाना चाहिए। दूसरे साथी ने आगाह किया, तुम हर वक्त गुस्सा नाक पर क्यों रखते हो? बस काम के दौरान तुम मेरे साथ संजीदा रहने की कोशिश किया करो। तुम्हारे पास पानी तो होगा? वो कैदी निकाहज़दा लहजे में बोला, पानी यहाँ नहीं मिलेगा। दूसरा, तुमने घोड़े की पूंछ पर लेटे हुए सफ़र करना है। बेहतर यही होगा कि तुम अभी पानी ना पियो। कैदी ने आहिस्ता से सर हिलाया। फिर उन दोनों ने मिलकर उसे घोड़े की पूंछ पर डाला और उसके हाथ और पांव घोड़े की ज़ैन के साथ बांध दिए ताकि वो राह में गिर न पड़े। दोनों ने कुछ देर खामोश रहकर इर्द गिर्द का जायजा लिया और फिर अपने अपने घोड़े संभाले और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ गए। नाजरीन, बरकई खान एक बड़े फौजी दस्ते के हमरा जलबगई की जानिब बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर फिक्र व तरद्दुद, गुस्से और इंतकाम के मिले जुले जज्बात रक्सा थे। वो जल्द अज जल्द जलबगई पहुंच जाना चाहता था, जहां उसका अजीज दोस्त मतीउद्दीन असीर था। वो सरकशी पहाड़ी से सीधा अपने भाई बातू खान के पास पहुंचा था। उसने सुर्खों की कारस्तानी जब उसके गोश गुजार की तो बातू खान फ़कत मुस्करा कर रह गया। बरकई खान अजीब निगाहों से उसे देखने लगा। उसने बातू खान से अपनी बेइज्जती और नाकदरी का शिकवा किया तो वो बड़े इत्मीनान से बोला, बरकई, अमूर सल्तनत में ऐसी छोटी छोटी बातें रूनुमा तो होती ही रहती हैं। बस ठंडे दिमाग से काम लो और जज्बातियत से जिस कदर हो सके दामन बचाए रखो। अमन के साथ रहना और साबा मोर को अपनी गिरफ्त में ही रखना असल मर्दानगी है। अगर तुम कभी उर्दू ज़री या किसी इलाके के हुक्मरान बने तो ऐसी बातों से तुम्हें रोज़ पाला पड़ेगा। इनसे आदमी का कुछ नहीं बिगड़ता, बस इंसान में ज़रा सोचने समझने की सलाहियत होनी चाहिए। जब किसी पर मुसीबत नाजिल होती है तो अपने साथ दीगर कई मसाइल भी लाती है, ऐसे मसाइल जिन्हें हल करना बसा औक़ात दुश्वार हो जाता है। तुम मतीउद्दीन की फ़िक्र में घुलना छोड़ो और जाओ दूसरे अमूर निपटाओ। जब मौका आएगा तो ये मामला भी देख लिया जाएगा। बरकई खान अपने भाई बातू खान की दलील से मुतफिक नहीं हुआ। उसने भरपूर अंदाज में इसरार किया कि अगर मतीउद्दीन के लिए सरकारी सतह पर कुछ न किया गया तो वो ज़ाती तौर पर कदम उठाने से गुरेज नहीं करेगा। बातू खान ने जब उसे बजीद देखा तो 100 सिपाहियों पर मुश्तमिल एक छोटा सा दस्ता उसके साथ रवाना करते हुए उसे सुर्खों पर चढ़ाई की इजाज़त दे दी। काकिशिया और उर्दू ज़री को बाहम मुतहिद रखना और उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी बातू खान के सर पर थी। बातू खान के इस फेल से सुर्खों के हलीफ कबाइल में नाराज़गी और गुस्से की लहर दौड़ सकती थी। बातू खान बरकई की जिद के सामने मजबूर हो गया था। उसी शाम जब कोनई खान ने सरदार दगबजई के बारे में यह इतला दी कि वो इबादत खूंगी का आगाज़ करने पर तुला हुआ है और उसे मंगोलियाना रियासत के नाफिज कानून से कोई सरोकार नहीं है, तो बातू खान को बरकई के हक़ में मज़ीद दस्ते रवाना करना पड़े। वो बखूबी समझ गया कि मतीउद्दीन पर हमला और उसे सुनहरे खेमे से अगवा करना एक रिवायती चाल है जिसके तहत सरदार दगबजई खान अपनी बगावत के मकसद को हवा देना चाहता है। वो अपने भाई को किसी सूरत में शिकस्त ज़दा नहीं देखना चाहता था। अब चूंकि हालात की नोयत बदल चुकी थी, पहले वो इस मामले को मुसलमानों से नफरत का महरक समझा था, मगर सूरत हाल की जदीद वजह से उसकी दूरबीन निगाहों ने खड़े खड़े तमाम तजिया कर लिया था। उसने सुर्खों के हलीफ कबाइल के सरदारों को भी सराय में तलब कर लिया था
تاکہ ان کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آ سکے۔ برکئی خان کی آمد کی اطلاع سرخ قبیلے تک بھی پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی بستی کے خیموں کے چاروں جانب کانٹوں کی گھنی باڑ لگا دی تھی۔ سردار دغبزئی خان نے برکئی خان کو مات دینے کے لیے کئی اقدامات کیے تھے۔ سپہر ہونے سے پہلے ہی برکئی خان اپنے دستے سمیت وہاں پہنچ گیا۔ کانٹوں کی باڑ دیکھ کر اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنے دستے کو حکم دیا کہ وہ تمام بستی کو چاروں جانب سے گھیر لیں۔ آن کی آن میں بستی کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ابھی برکئی خان اپنی مختصر سپاہ کو عسکری ہدایات دے رہا تھا کہ باتو خان کے بھیجے ہوئے مزید دستے بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ بے حد تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے آئے تھے۔ برکئی خان نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ان دستوں کے ہمراہ ایک منجا ہوا سپہ سالار بھی بھیجا گیا تھا۔ اس نے آتے ہی برکئی خان کو مختصر حالات بتائے اور سردار دغبزئی کی ہر قیمت پر ہلاکت یا گرفتاری کا مراسلہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ بستی کے لوگ سرکاری لشکر کے اجتماع کو دیکھ کر پریشان ہونے لگے۔ سردار دغبزئی خان نے نوجوانوں اور لڑکوں کو مختلف مورچوں میں فائز کر دیا تھا۔ اس نے برکئی خان کی آمد کی اطلاع پاتے ہی ایک جوشیلی تقریر کرتے ہوئے اس لڑائی کو منگولیانہ تہذیب کی بقا کی جنگ قرار دیا تھا اور سب لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کیا کہ وہ اس لڑائی کو ہر قیمت پر جیتیں، تاکہ دوسرے قبائل کو یہ احساس ہو کہ ہماری روایات اور تہذیب ہمارے لیے جانوں کے مقابلے میں کتنی اہم ہے۔ اس کی جذباتی تقریر سے کچھ لوگ تو فرتے جوش میں دیوانے ہو رہے تھے، مگر نصف کے قریب لوگ اس لڑائی کو سردار دغبزئی کی ذاتی دشمنی کا نتیجہ قرار دے رہے تھے۔ پہل سردار دغبزئی کی جانب سے کی گئی تھی۔ اس نے تیروں کی بارش کی۔ محاصرہ کرنے والے سپاہ ایسے ہتھ کنڈوں سے واقف تھے۔ اس نے ڈھالوں کو سامنے رکھتے ہوئے تیروں کی بارش ناکام بنا دی۔ اس کے بعد برکئی خان نے آتشی تیر بستی میں لگائے ہوئے مورچوں پر پھینکوانا شروع کر دیے۔ دونوں طرف سے رات گئے تک ایسا تبادلہ ہوتا رہا۔ دونوں فریق لڑائی بند کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ آدھی رات کے بعد اچانک بستی کے وسطی حصے میں عجیب سا شور بلند ہوا۔ سرکاری لشکر کے سب لوگ خوفزدہ نگاہوں سے بستی کی جانب دیکھنے لگے۔ ناظرین، نجم الدین ایوب اپنے شاہی محل میں تھا کہ ابو خویلد ایک مخبر کے ہمراہ اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے سلام کیا اور مخبر کی جانب اشارہ کیا۔ کیا اطلاع لائے ہو؟ نجم الدین ایوب نے گھمبیر لہجے میں پوچھا۔ اطلاع بڑی اہم اور نامناسب ہے۔ جو کچھ کہنا چاہتے ہو جلدی سے کہہ ڈالو، اور یاد رکھو مجھے تمہید باندھنے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ نجم الدین ایوب کا لہجہ بڑا سخت تھا۔ تنبیہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر کرختگی بھی بڑھ گئی۔ معافی چاہتا ہوں، اطلاع یہ ہے کہ آپ کے چچا حاکم بالبک عماد الدین اسماعیل نے اپنے بھتیجے الملک مجاہد اسد الدین شیر کو بن ناصر الدین محمد کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ اس کے ساتھ الحاق کر لے، تاکہ وہ دونوں اپنی اپنی افواج کے ہمراہ دمشق پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیں۔ اس نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ نجم الدین ایوب نے چونکہ دمشق سے نکل کر ایک بڑی تجارتی منڈی کو یوں آزاد چھوڑ رکھا ہے، اس پر قبضہ کرنا مالی منفعت کے لحاظ سے بے حد مفید ہے۔ دمشق میں چونکہ افواج موجود نہیں ہیں، اس لیے اس پر قبضہ کر لینا آسان ہوگا۔ کیا یہ خبر مصدقہ ہے؟ نجم الدین ایوب نے مخبر کی جانب گھور کر دیکھا۔ بالکل، اس بارے میں نے ایک اہم سرکردہ شخصیت سے تصدیق کی ہے۔ حرص و طمع، جانے کب یہ لعنت امت مسلمہ کا پیچھا چھوڑے گی۔ اپنے پاس جو کچھ بھی ہے، ناشکرے لوگ اس پر صبر و قناعت نہیں کرتے۔ یہ حریص و خمیز دوسروں کے مال و اقتدار چھیننے کی فکر میں کب تک مبتلا رہیں گے؟ اللہ ہی بس ہدایت دینے والا ہے۔ نجم الدین ایوب کو چچا کی اس حرکت پر گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کے بعد سب لوگوں کو آپس میں ہی برسر پیکار دیکھا تھا۔ جس کا دو چلتا وہی ہاتھ صاف کر لیتا۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ بلاد شرقیہ اسے چھیننے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی افواج کو فوری تیاری کا حکم دے دیا۔ اس نے اپنے مخبر کو سختی سے تنبیہ کی کہ وہ ان کی روانگی اور راستے کی مکمل معلومات فراہم کرتا رہے۔ مخبر نے اپنے فرض میں کوئی کوتاہی نہ برتنے کا وعدہ کیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ابو خویلد نے نجم الدین ایوب کی حوصلہ افزائی کی کوشش کی تو اسے بھی سخت جھاڑ کا سامنا ہوا۔ نجم الدین ایوب اس غیر متوقع اطلاع پر بے حد مغموم اور رنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ ابو خویلد اس کا بگڑا مزاج دیکھ کر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ناظرین، 4 گھنٹے کی مسلسل آرام دہ نیند کے بعد ابو مسعود کی آنکھیں کھلیں تو بیبرس نے شکر کا کلمہ ادا کیا
बेबरस फौरी तौर पर तबीब को साथ ले आया था, जिसके बायस उसकी जान बच गई थी, वरना तबीब ने अबू मसूद की इतनी खस्ता हालत देखकर मायूसी का इजहार किया था। तबीब इतनी लापरवाही और देर पर बरहम भी हुआ था। उसके जाने के बाद बेबरस ने अबू मसूद का मुंह धुलाया और उसके कपड़े तब्दील किए। तबीब के दिए हुए माजून को उसकी हिदायत के मुताबिक वक्फे वक्फे से उसके हलक में उतारता रहा। ठंडे पानी की पट्टियां भी माथे पर रखी ताकि बुखार की शिद्दत टूट सके। ये बेबरस की मेहनत और लगन का समर था कि अबू मसूद होश में आ गया था। अबू मसूद ने बेबरस की जानिब मुतरहम निगाहों से देखा। वो शायद कुछ कहना चाहता था, मगर बेबरस ने उसे मना कर दिया। इसी असना में मगरिब की अजान की सदा बुलंद हुई। बेबरस ने उसे नमाज के बारे में बताकर जामिया मस्जिद की राह ली। अबू मसूद बिस्तर पर पड़े अपनी लाचारी पर आंसू बहाता रहा। बेबरस नमाज से फारिग होकर सीधा तबीब के पास चला आया। उसे ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। उसने कुछ और अदविया उसे बना कर दी कि अब इनका इस्तेमाल किया जाए। बेबरस खाने पीने का कुछ सामान लेकर अबू मसूद के घर चला आया। अबू मसूद एक बार फिर नींद की आगोश में पहुंच चुका था। बेबरस ने उसकी नब्ज टटोली और इत्मीनान करने के बाद दूसरे कामों में मशगूल हो गया। थोड़ी देर बाद अबू मसूद की करा उसके कान में पड़ी तो वो तेजी से उसके पास चला आया। अबू मसूद ने उसे अपना जिस्म टूटता हुआ महसूस होने की बाबत बताया तो वो उसे नरमी से दबाने लगा। उसे कुछ सुकून मिला तो उसने हाथ से बेबरस को रोक दिया। बेबरस ने खाना निकाल कर उसे खिलाया और खुद भी खाया। बाद में उसे दवा दी। वो कुछ देर में दोबारा नींद की वादियों में उतर गया। बेबरस ने उसी कमरे में ज़मीन पर अपना बिस्तर लगाया। ईशा की नमाज की अदायगी के बाद वो पुरसकून होकर बिस्तर पर लेट गया था। बज़ाहिर उसका चेहरा पुरसकून था, मगर दिलो दिमाग में सवालात का जमे गफीर था। वो बार बार फातिमा खातून के मुतालिक सोच रहा था कि वो कहाँ चली गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अब जिंदा ही ना हो। वो अपने ख्यालों को मुस्बत अंदाज में मुरतब करने की कोशिश करता था, मगर चंद सातों में वसवसे दोबारा सर उठाने लगते। इसी कश्मकश में जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह फजर के वक्त खुद ब खुद उसकी आंख खुल गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं जब उसकी निगाह अबू मसूद पर पड़ी। वो शायद उससे पहले बेदार हुआ था। वो अपने बिस्तर से निकला और गुस्ल किया। वो अब एक बड़े कपड़े से अपना बदन खुश कर रहा था। उसके चेहरे पर बशाशत फैली हुई थी। वो रात को जैसा निढाल दिखाई दे रहा था, अब ढूंढे से भी ऐसे आसार नहीं मिल रहे थे। तबीब की दवा ने अपना जादू कर दिखाया था। उसने बेबरस की जानिब देखा तो महज मुस्करा कर रह गया। दोनों ने जामिया मस्जिद दमिश्क में नमाज अदा की। इसके बाद वह दोनों दमिश्क की गलियों में टहलते हुए दरिया की जानिब जा निकले। मैं जानता हूँ कि तुम कल से क्या जानना चाह रहे हो, अबू मसूद संजीदगी से बोला। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद उसने खुद ही अपनी बात आगे बढ़ी। तुम यकीनन फातिमा के बारे में जानना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें कोई अच्छी खबर नहीं दे सकूंगा। 2 माह पहले वो भी इसी तरह बुखार में मुब्तला होकर चल बसी। मैं उन दिनों दमिश्क में नहीं था। वापसी पर मालूम हुआ कि वो मुझे हमेशा के लिए दागे मफरकत दे गई है। अबू मसूद की आंखों में आंसू छलकने लगे। बेबरस उसके अल्फाज सुनकर सख्ते में चला गया था। वो सदमे से नढाल होकर वहीं ज़मीन पर बैठ गया। अबू मसूद ने उसके कंधे पर दबाव डालते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बेहद मोहब्बत करते हो, हालांकि तुम हमारे कुछ भी नहीं लगते। तुम्हें ग़ुलाम कहना तुम्हारे हुस्न सलूक और जज्बातियत की तौहीन होगी। वो भी तुम्हें बेहद चाहती थी। तुमसे जुदाई के बाद उसने कई रातें अपनी आंखों में बिताई थीं। बहरहाल ये सब कुदरत का लिखा था। उसकी सांसें पूरी हो गईं और वह चली गई। मेरी सांसें अभी बाकी थीं कि तुम आखिरी वक्त में चले आए और मेरी ज़िंदगी का चिराग बुझने से पहले मिल गए। हमने तुम पर जो एहसान किया था, तुमने उसका हक अदा कर दिया। मैं तुमसे बेहद खुश हूँ और तुम्हारी तरक्की के लिए हमेशा दुआ गो हूँगा। काश वो आज जिंदा होती है और अपनी आंखों से तुम्हें देखती है। तुम्हारा लिबास, तुम्हारा ये अंदाज है और तुम्हारे मनसब के बारे में जानकर उसे कितनी खुशी होती है, इसका अंदाज़ा लगाना भी दुश्वार है। अबू मसूद अपनी धुन में बोले जा रहा था। बेबरस उसकी बातें सुनने की बजाय फातिमा के मुशफ़क़ चेहरे को अपनी तसव्वुर की आंख से देखने में मशगूल था। उसी शाम बेबरस अबू मसूद के हमरा फातिमा खातून की आखिरी आरामगाह पर गया। वहाँ फातह खानी के बाद वह दोनों वापस घर लौट आए। अबू मसूद अभी मुकम्मल तंदुरुस्त तो नहीं हुआ था, अलबत्ता उसकी हालत ऐसी थी
کہ وہ اپنے لیے خود بھی کچھ کر سکتا تھا۔ ممکن تھا کہ اگر اس دن بیبرس وقت پر نہ پہنچتا تو اسے فاطمہ کے ساتھ ساتھ ابو مسعود کی وفات کی بھی خبر سننا پڑتی ہے۔ ناظرین، برکئی خان نے اپنے سپاہیوں کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ بستی کے مختلف حصوں میں آگ لگی ہوئی تھی جو کہ آتشی تیروں کی کارستانی تھی۔ کئی خیمے جل کر خاک ہو چکے تھے، اب ان میں سے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے۔ بستی کے وسیع حصے میں عجیب سی چیخو پکار مچی ہوئی تھی، جو لگتا تھا جیسے دو گروہ آپس میں متصادم ہو گئے ہوں۔ برکئی خان بے حد اجلت کا مظاہرہ کر رہا تھا، حالانکہ اس کے سپہ سالار نے مشورہ دیا تھا کہ ابھی لڑائی کو ختم کر دیا جائے، صبح ہونے پر یہ قضیہ نپٹا لیا جائے گا۔ مگر وہ بضد تھا کہ سورج نکلنے سے پہلے ہی سرخوں کو شکست سے ہمکنار کر دیا جائے۔ رات کی تاریکی میں فتح کے امکانات زیادہ واضح تھے۔ کچھ دیر بعد شور قریب آتا ہوا محسوس ہوا۔ برکئی خان نے سپاہ کو خبردار رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے برکئی خان کے سامنے سے بستی کی باڑ اکھڑ کر اطراف میں بکھرنے لگی۔ سپاہیوں نے ڈھالوں کے حصار میں خود کو محفوظ کرتے ہوئے اپنی تلواروں کے دستوں پر گرفت مضبوط کر لی۔ یوں لگتا تھا کہ سرخ قبیلے کے لوگ مدافعت کی بجائے کھلی جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ برکئی خان کو تاریکی میں ایک بڑا غول اپنی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ برکئی خان پوری یکسوئی سے ان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ غول چند لمحوں بعد برکئی خان کے مد مقابل پہنچ کر تھوڑے فاصلے پر رک گیا۔ ان کے ہاتھوں میں سفید کپڑے لہرا رہے تھے۔ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ان کی جانب سے ایک آواز بلند ہوئی۔ پھر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ برکئی خان نے بلند آواز میں پوچھا۔ ہم نے مانکانا کو اپنا سردار بنا لیا اور دگ بزئی کو ہلاک کر دیا ہے۔ سرخ قبیلہ کان اعظم کے احکامات کی پیروی کرنے میں ہی فخر سمجھتا ہے۔ ہم خلوص دل سے اطاعت گزار ہیں۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔